Good evening, sir. Good evening. Also, सो हम सभी ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जुड़े हुए लोग हैं। ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे बहुत सारे लोगों ने बहुत से वर्क किए कर रहे भी हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्या चीज़, ये काम कैसे करती है। कोई कहता है एंजाइम है, कोई कुछ कहता है एसेंस और फोर्स, तमाम से इसको कंसेप्ट है जैसे जाना जाता है। हेलो, स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रही है ना। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है आज। सो ये स्क्रीन आ रही है, समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है स्क्रीन। अगर कोई चार्ट कर रहा हो तो प्लीज़। ओके, नाउ स्टार्ट। सो जैसे कि ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स, ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ह्यूमन बायोलॉजिकल सेल एंड ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसका पर्पज़ है कि हम उस लेवल से इस स्टडी दी जाए, हमें इलेक्ट्रोन में चाहिए और जिस लेवल के ये हकदार है। सिस्टम सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर 5 टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारी मेडिसिन, हमें मालूम है कि सिस्टम बेस्ड मेडिसिन है, ना कि सिम्टम बेस्ड। हम बार बार पढ़ते हैं इस चीज़ को। सिस्टम कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? बहुत से डॉक्टर सी के समझते हैं कि शायद किडनी का ही वर्क सिर्फ वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कहा जाता है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट ये है कि किडनी तो पूरी बॉडी के जो वेस्ट होते हैं उसे एक्सक्रीट करती है, जो यूज़लेस प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, उसे यूज़लेस को आउट करती है बॉडी से। दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका स्वेटिंग, पसीना होना, रेस्पिरेशंस। इस कंडीशन से भी टॉक्सिकेशंस आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। तीसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है डाइजेशन के बाद जो फूड पार्टिकल्स आपके इंटेस्टाइन के अंदर बच जाते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, वो एनएस के सहारे वो बाहर आ जाते हैं। तो यूँ होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम के कई एक रास्ते हैं जिसके वजह से वो आउट करती है। एक रिस्पायरेटी है जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसका काम है ऑक्सीजन। जैसे कि हम फूड्स सप्लीमेंट्स लेते हैं ओरल कैविटी से,
माउथ से लेते हैं, तो ऐसे हम मेरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ जो नेचर में है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन हम इंस्पिरेशन से लेते हैं, एक्सपिरेशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर जो है ये भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क होता है, जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ ब्लड के अंदर मौजूद है जिसे गैसियस प्रॉपर्टी में है और गैसियस प्रॉपर्टी से होती हुई हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रही है, हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है और उसका काम फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसका वर्क जब फिनिश हो गया तो उसे बॉडी से निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये जो प्रॉपर्टी है वो कफ के शक्ल में या एक्सप्रेशन जो हम गैस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उस शक्ल में बाहर होती है। और रेस्पिरेट जो भी चीज़ें लंग्स तक जाती हैं वो एक्सपेक्ट कफ के शक्ल में हमारे थ्रोट से बाहर आती है या नोज से, नेज़ल कैविटी से बाहर आती हैं चीज़ें। तो हमारा ये हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी के इतने। अब हर आर्गन अपना प्रॉपर वर्क करता है और जहाँ तक भूल होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स में और प्रैक्टिस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, कभी मिलता है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कार्डियक एक प्रॉब्लम है, हम लेते हैं कार्डियक में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती क्यों, हमारी डिजीज़ होती क्यों है। डिजीज़ होने के कॉज जो है हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का कम होना, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलना। तो ये कहाँ से होता है, हम या तो अपना लॉस ऑफ मील्स होता है, एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगती है हम नहीं खाते, या बहुत बिजी होते हैं, शेड्यूल बहुत टाइट होता है उस वक्त हम नहीं खाते। या आपने पेशेंट देखते होंगे, पेशेंट में अक्सर कहा जाता है कि बच्चा बहुत खाता है, हम भी खाते हैं, लेकिन कभी पेशेंट खुद के बारे में कहता है हम भी खाते हैं लेकिन लगता नहीं है, बॉडी के अंदर कहाँ जाता है, किधर चला जाता है। तो ये जो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व है कि हम सब कुछ लेने के बावजूद भी कमज़ोर हैं, सब कुछ लेने के बावजूद भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम कोई भी चीज़ फूड्स वगैरह लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो एटलीस्ट बॉडी के अंदर तो जाता है लेकिन बॉडी उसे पहचानने में प्रॉब्लम होती है, उसे पहचानती नहीं है। उसे ये समझती है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए केमिकल का, जो मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तो वहाँ पे उनके रिसेप्टर्स ये इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे ये वेस्ट है, ये मेरे लिए नहीं है, तो वो उसे एटलीस्ट छोड़ देते हैं। फिर वो फिकस के ज़रिए एनएस के रास्ते बाहर आ जाता है, स्टूल पास हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम जो S1 जो बिफोर मिल्स देते हैं, तो S1 बिफोर मिल्स देने का जो मकसद होता हमारा, सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम मेंटेन होना। अच्छा, कभी कभी हम जो फूड एलिमेंट्स लेते हैं उसमें बहुत से टॉक्सिकेशंस होती हैं जिसमें बॉडी को नहीं चाहिए, लेकिन बॉडी उसे केयरलेस की वजह से, केयरलेस क्यों हो रही है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रहा है। नर्वस, देखिए यहाँ पे हमारा मेन तो दूसरी चीज़ पे फोकस है, लेकिन यहाँ पे हमारा समझाने का मेथड ये है, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, बॉडी का कोई भी आर्गन हो, उसके अंदर नर्वस सिस्टम भी काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम करता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि जो चीज़ वहाँ पहुँच रही है मॉलिक्यूल्स की शक्ल में या केमिकल की शक्ल में, बॉडी रिसीव कर रही है, हमारे रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं, आर्गन को सेंड कर रहे हैं, आर्गन वहाँ पे, आर्गन के सेल उसको डाइजेशन करें, उसको डाइजेस्ट करें और उसका जो प्रॉपर्टी है उसको अपने लाइफ को सेफ रखने के लिए यूज़ करें और जो वेस्ट हो जाए उसे बाहर कर दें, आउट कर दें। तो हमारा आरटी सिस्टम, माइक को म्यूट कर दें। म्यूट कर दिया, महेंद्र पटेल, म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। तो यहाँ पे
हमारा जो फोकस है वो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम वर्क करते हैं। तो अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बहुत से डॉक्टर्स यूँ समझते हैं कि हमारा सिर्फ अलग अलग पार्ट है बॉडी का। बॉडी कंबाइंड नेटवर्क में काम करती है, कॉमन वे में काम करती है, सभी को मिल कर के यूनाइट होकर काम करना पड़ता है। तो एक सेल वो नर्वस सिस्टम भी यूज़ करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी यूज़ करता है, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम भी यूज़ करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यूज़ करता है, और ये सारे सिस्टम यूज़ करते हैं। शायद एक आध सिस्टम हम जहन में नहीं आया, छूट गया है। तो ये समझिए जो 5 सिस्टम है एक एक एवरी बॉडी के सेल पे वर्क करते हैं, और हमें जब ट्रीटमेंट देना होता है तो हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अब जैसे कि हमारा कार्डियक सिस्टम का कोई पेशेंट है हमारे पास, और इनकेस उसका हमें ट्रीटमेंट करना है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन क्या होती है? एस्टेन। एस्टेन डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। तो इसके अंदर जो है एस्टेन का जो कार्डियक मसल्स पे भी वर्क है, क्योंकि S5 F1 का कम्बिनेशन आता है। आप जब मैट्रिया मेडिका के अंदर पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, अगर आपकी बुक किसी स्टैंडर्ड डॉक्टर्स की लिखी होगी तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आता है कि S5 कार्डियक बॉडी के होल मसल सिस्टम पे काम करती है। तो यहाँ S10 के अंदर जो है ये आपका S5 और F1 का कम्बिनेशन। कई बार हमने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई ट्रीटमेंट लिखा है तो उस पर लोग ऑब्जेक्शन करें, जब S10 है तो F1 देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये एक थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और जो टॉपिक है वो हट जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि S10 अगर है और हमें यहाँ पे S10 के साथ F1 यूज़ कर रहे हैं कार्डियक सिस्टम में, तो S10 यहाँ पे ये डाइजेस्टिव टिश्यूज़ और सेल्स पे काम कर रही है, मसल्स पे काम कर रही है। F1 ये नर्वस सिस्टम जो बॉडी के अंदर स्टिमुलेट हो रहा है और कार्डियक सिस्टम पे जाके वर्क कर रहा है उसके लिए यूज़ हो रहा है। A1 जो कार्डियक को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कर रहा है, कार्डियक सिस्टम को A1 काम कर रहा है। यहाँ पर C5 जब होता है, क्योंकि कार्डियक ये जब आप मेडिसिन कार्डियक देते हैं तो एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये मेडिसिन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हमने बहुत से आज से करीब 30 साल से कंटिन्यू कार्डियक सिस्टम पे इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम उसके चार्ज को, जिन लोगों ने हमारे रेगुलर क्लास अटेंड किए होंगे उसमें फार्मेसी के अंदर देखा होगा कार्डियक फंक्शंस के अंदर जो मेडिसिन किस तरीके से काम करती है और उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की किस तरीके से कमी हो जाती है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क कैसे होता है बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स देना है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन सी देना है? इनको सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड की कमी है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे कमी हुई। प्लाक अगर जमा है तो इसके मतलब है नर्वस सिस्टम उसे केयर नहीं कर रहा, वहाँ पे जो डिसॉल्व वाली जो प्रॉपर्टी थी वो डिसॉल्व नहीं कर रही है, इसलिए आर्टरी के अंदर प्लाक जमा हो रहा है। अब उस प्लाक को रिमूव करने के लिए इस मेडिसिन के साथ अगर प्लाक है तो कार्डियक कंजेशन कहीं पे है तो आरई यूज़ करेंगे। आरई जो यूज़ करेंगे वो डाइल्यूशन 3 के अंदर यूज़ करेंगे। डाइल्यूशन 1:47 के रेशियो से हम माइनर से माइनर, नेगेटिव से नेगेटिव डोज देंगे, क्योंकि इसका काम है डायलेट करना। लेकिन अगर हम ये से मैसिव डोज दे दें तो ये बीपी को राइज कर जाएगा। अब ये कहते हैं कि जैसे कि हमारा एक डोर है, किसी दरगाह या किसी मंदिर पे हम गए पूजा के लिए, और वहाँ पे एक डोर है, डोर के अंदर से हम निकल रहे हैं, अचानक बहुत से लोग धक्का मार कर आ गए पीछे से भागते हुए, सभी को एक साथ निकलना है, तो क्या होगा? उसमें एक्सीडेंट होगा। ये है कार्डियक का प्रॉब्लम। कार्डियक में एक साथ फ्लो होता है ब्लड, लेकिन आगे उसका रास्ता पतला हो गया, कम हो गया, कंजेक्ट हो गया। अब वहाँ पे क्या किया जा सकता है? एलोपैथिक प्रोसेस में क्या होता है कि ब्लड को ही थिनर करते, पतला कर देते हैं, जिसके वजह से ईजी पास हो जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की आरई क्या होती है? एस्टेन के साथ मिल करके वो आर्टरीज को डायलेट कर देती है, आर्टरीज को थोड़ा डायलेट कर देती है। जैसे ही डायलेट होती है ये मूवमेंट नॉर्मल हो जाता है। आरई का काम है किसी भी चीज़ को कहीं पे रुकने न देना, तो एस्टेन के साथ आरई मिल करके प्लैक को ख़त्म कर देता है।
अगर मसल्स उनकी डैमेज हुई है तो रीइस्टेब्लिश करता है, पॉजिटिव वर्क करता है। और इन केस अगर हमें ब्लीडिंग की डर है तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम WE मैसिव डोज में दे सकते हैं। इनके डोज जो है जैसे हम बताते हैं 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन होती है D5 के रेंज में, और WE 10 ड्रॉप्स आप कर सकते हैं, लेकिन RE आप 10 ड्रॉप्स नहीं दे सकते। एक एग्जाम्पल्स हुआ यहाँ पे हमारा। आज हमारा है सेल के बारे में स्टडीज़ करेंगे, और ये हम प्रोग्राम बनाते रहते हैं। प्रोग्राम ये जब कार्डियक प्रोग्राम से आएगा तो उसमें स्टडी होगी। जो रेगुलर क्लास वाले हैं मंडे टू सैटरडे, उनके अंदर जो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अभी एक और मतलब टंग ग्लोसाइड्स ख़त्म हुआ है, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। तो इस तरीके से उनके पास जब कार्डियक सिस्टम शुरू होगा तो ये पूरा डिटेल्स आएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे हम सेल के बारे में समझते हैं, सेल क्या है और सेल किस तरीके से वर्क करता है, और हमारी पूरी सिस्टम जो है सेल पे डिपेंड करती है जी। तो यहाँ पे हम जानते हैं, सॉरी, काइंड ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स एंड ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कितने तरह के सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और उस पर ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती है। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल्स 2 टाइप के पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक विच कंटेन्स ए न्यूक्लियस, एंड प्रोकैरियोटिक्स विच डू नॉट प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, while eukaryotic can be either single cell और मल्टी सेलुलर। अब अगर जिन्होंने साइंस नहीं होगी, बायोलॉजी नहीं पढ़ा, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कहना है कि जैसे कि न्यूक्लियस, यहाँ पे हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आकर न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर स्लाइड मुझे आसानी से मिल जाती है तो मैं आपको यहाँ से न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है हम आपको यहाँ से इन्फॉर्म करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा, देखिए एटॉम्स, एटॉम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है। यहाँ पे हमने क्या देखना चाहा है, न्यूक्लियस। इसके अंदर अगर हमने, क्योंकि प्रोग्राम अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखते हैं न्यूक्लियस में ये समझ लें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉन का काम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बैलेंस बनाए रखना। हमारी बॉडी का जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अकॉर्डिंग विजन्स अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडीज़ करते हैं, तो हमारा सबसे पहले बॉडी जो सेल का है न्यूक्लियस डिस्टर्ब होता है। न्यूक्लियस अगर डिस्टर्ब हुआ, उसने नेगेटिव चार्जेस को फ्री कर दिया, तो बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्री कर दिया तो हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाती है। एटॉम्स जो होता है, मल्टी न्यूक्लियस मिल करके एक एटॉम्स क्रिएट करते हैं। एटॉम्स के अंदर अगर इसको और डिसेक्शन किया जाए तो इसका न्यूक्लियस आएगा। एटॉम्स जो होता है मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है। मॉलिक्यूल्स जो क्रिएट करता है वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मिल करके सेल क्रिएट करते हैं। सेल क्रिएट करके ये टिश्यूज़, और टिश्यूज़ आर्गन सिस्टम्स, आर्गन्स, और फिर आर्गन्स और पॉपुलेशन और बायो सेनोसिस और इकोसिस्टम। फिर ये यहाँ से क्रिएट हुए, नेचर से क्रिएट हुए, नेचर में मिक्स हो गए। तो यहाँ हमारा समझाने का तरीका है कि जो भी हमारी सेल्स की क्रिएशन है, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसका बैलेंस होना बहुत मुश्किल है। कनेक्टिविटी, आपस में मिलना जुलना बहुत मुश्किल है। कई एक
न्यूक्लियस के जो फोर्स होते हैं वो एटम्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं, उसके साथ आपस में जुड़ते हैं, इसके बाद वो मॉलिक्यूल्स की शक्ल लेते हैं। जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो फिर वो क्रिएट होते हैं उसी न्यूक्लियस, उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। कभी आप नेगेटिव और पॉजिटिव को पास पास लाएं तो हमेशा मैग्नेट आपस में चिपकते हैं, आपस में पास हो स्टिक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नॉर्थ पोल को अगर एक साथ रखते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, साउथ पोल को साउथ पोल के साथ रखते हैं तो वो दूर जाते हैं। ये आगे हमारे है लेक्चर्स के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। तो ये पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारे सेल्स के अंदर बनती है, और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के अंदर, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर हम इसी सेल्स को कंट्रोल करते हैं, इन्हीं के फोर्स को, इन्हीं के एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। पॉजिट्रॉन एनर्जी है, पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव चार्ज हमारी बॉडी का अगर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव एक्टिविटीज हमारी बॉडी की बढ़ेगी, नेगेटिव डिजीज होगी, सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, बॉडी लूज होगी, लो बीपी होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। अगर यही चीज़ फिर इंक्रीज करने लगती है, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो बहुत तेज़ी के साथ प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन जिस स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन अगर नहीं होगा तो बॉडी के अंदर वो जमा होने, जैसे ओबेसिटी है, हाई बीपी है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को मैनेज करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो 5 इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें रेड इलेक्ट्रिसिटी है, उसका काम है फॉर्मेशन, सर्कुलेशन और मूवमेंट। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है सेल्स के डिस्ट्रैक्शंस को रोकना। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, ये लिक्विड जो प्लाज्मा जो हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड है उनके जो है पॉजिट्रॉन्स को कंट्रोल करना। वाई इलेक्ट्रिसिटी है हमारे सेलुलर जो है टिश्यूज के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज को मेंटेन करना, उससे कनेक्टिविटी को मेंटेन रखना। इस तरीके से डब्ल्यू जो है इन सब के बीच में काम करती है। तो अगर हमारे पास जैसे कि पॉजिटिव वर्क बढ़ गया है, तो आपने कहीं जगह पे स्टडीज़ किया होगा EH के सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, बुक के अंदर, जैसे बॉडी पॉजिटिव वर्क करती है या तो वहाँ पे WE देने के लिए कहा जाता है, या तो वहाँ पे हम YE का इस्तेमाल करते हैं। RE का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। अगर RE का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारी मेडिसिन तो स्पेसिफिक ग्रेविटी PS7 रेंज की होती है, नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, लेकिन ऐसे पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है जो कार्डियक पेशेंट है और उसे हाई बीपी है। हाई बीपी में अगर हमने उसके आर्टरीज को डायलेट करने के लिए, वाल्व को थोड़ा खोलने के लिए अगर हमने दिया है, और अगर वो उसकी क्वांटिटी हमने बढ़ा दिया, इमीडिएटली आगे का फोर्स ब्लड का बढ़ जाएगा और एक जगह वाल्व पे प्रेशर आ जाएगा और हार्ट फेल हो सकता है। तो इसलिए RE को बहुत संभल के यूज़ करना है, लेकिन उस कंडीशन में यूज़ करना है जिस कंडीशन में अगर D5 हम दे रहे हैं, D5 में कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा, पेशेंट यही कहेगा सर आपने मेडिसिन दी और थोड़ा सा मेरा सर चकराने लगा या भारीपन होने लगा। तो इस तरीके से आप फिर उसको फट से वहीं पे नेगेटिव मेडिसिन दे सकते हैं। नेगेटिव नहीं दें, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं देंगे कि आप RE दे रहे हैं तो RE के भाई एकदम से सडनली BP लो हो जाएगा। आप वहाँ पर सीधे आप जो देंगे वहाँ पर WE देंगे, मैसिव डोज में W देंगे। मैसिव डोज में W देने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि W ये न्यूट्रल मेडिसिन है, ये फ़ौरन से पॉजिटिव से नॉर्मल कंडीशन पे लाएगी। तो इस तरीके से कार्डियक जो मसल्स जो फंक्शंस है वो भी नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा वर्क सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। अब हम आते हैं मेन अपने फोकस पे। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आपको राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 2 सेल्स से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये बायोलॉजिकल जो सेल्स हैं। यहाँ पे ये हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स किस तरीके से आर सेल्स डेट इज कंटेन्स ए न्यूक्लियस। सभी सेल्स एक न्यूक्लियस मेंटेन करते हैं। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल बनेगा नहीं। कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हमें न्यूक्लियस का होना जरूरी है। आप यूँ समझ लें कि आप वाटर को बॉयल करते हैं और उसको अगर बॉयल करते जाएँ तो वो भी सेल्स हैं, वो भी पास पास हैं, लेकिन जब ज़्यादा हीट मिलती है तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं। जैसे ही फ्री होते हैं वो हवा में चले जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं। आपके पार्ट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई पानी का बुलबुला नहीं। हाँ, उसके अंदर से जो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी, वाटर के अंदर की जो हिडन प्रॉपर्टी होगी, जो हमारी आंखें नहीं दे सकती, बाद में वो वाइट कलर का कुछ पाउडर मिल सकता है आपको। ठीक, तो सारी चीज़ें जो दुनिया में है वो क्रिएट होती है सेल्स से।
सेल्स को मेंटेन करने वाला न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को मेंटेन करने के लिए हमारे वहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन, सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनी हुई है। एलोपैथ में एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से ट्रीटमेंट करते हैं, बताया गया है। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो है, हम न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए हमारे पास निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, तीन तरह के आप डाइल्यूशन आपने स्टडीज़ किया होगा। एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव दो, या पॉजिटिव दो, या न्यूट्रल डोज दो। न्यूट्रल डोज वही डोज है, लेकिन कोई भी पेशेंट के लिए न्यूट्रल डोज हो सकता है। कैसे डोज हो सकता है? जैसे कि आपने D5 मेडिसिन आपने किसी को दी, पेशेंट को किडनी स्टोन के, जैसे S6 से A1 और RE आपने दिया, आपको ब्रोक करना है आप कैलकुलस को, किडनी कैलकुलस को, ठीक है, वो आपने दिया, लेकिन पेशेंट के अंदर पेन बहुत ज़्यादा है, आप उसके न्यूक्लियस पे वर्क करना है, उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे वर्क करना है, तो आप क्या करेंगे? इस RE वाली जो मेडिसिन आपने तैयार की है, उसे 1 लीटर बोतल में आप मिक्स कर देंगे, 1 लीटर वाटर में बोतल के अंदर मिला देंगे, और उसके बाद उसी बोतल के पानी को कहेंगे कंटिन्यू आप पीते रहो। तो वो क्या होगा, सुबह शाम तक वो वाटर को लेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारे कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। इसके जो हमारी जो मेडिसिन का प्रॉपर्टी है, और टूटेगा। जब और टूटेगा तो उससे जो है उसके न्यूक्लियस पे वर्क होगा, न्यूक्लियस पे न्यूट्रल बेस पे काम करेगा, बल्कि हम कहेंगे निगेटिव वर्क करेगा। अगर निगेटिव वर्क नहीं किया तो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो न्यूट्रल हो जाएगा। पेन तो नहीं रिलीव करेगा, लेकिन स्टोन को तोड़ने का काम जरूर करेगा। तो ये होगा निकल। अब आपको पेन रिलीफ करना है, तो पेन रिलीफ करने के लिए यही RE आप अगर 30 डाइल्यूशन में देंगे तो वो पेन को रिलीव करेगी, लेकिन नहीं, RE नहीं दे सकते, क्योंकि RE पॉजिटिव वर्क करेगी, कहीं पे रहेगी माइनर कंडीशन में पॉजिटिव वर्क करेगी। अब यहाँ पे हम WE का इस्तेमाल करेंगे। WE का इस्तेमाल करते हैं जब इसी सेम फार्मूले के अंदर एक अलग से मेडिसिन बना के देते हैं। हमारे पास जो हम पेशेंट को किडनी स्टोन में ट्रीट करते हैं, उसमें एक अलग फार्मूला अडॉप्ट करते हैं, जैसे S6, C6, A1, RE। ये हम किडनी कैलकुलस को, स्टोन को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हम 1 लीटर वाटर में दे देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट पेन के लिए कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है कि पेन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम इसी का दूसरा एक वर्जन बनाते हैं, S6, C6, A1 और WE। इस मेडिसिन को हम 2.5 ml बनाने का तरीका है, 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप, इसे 50 ml वाटर में देते हैं, और इसका 2.5 ml हम उसे TDS चलाते हैं। अगर इनकेस कहता है कि मुझे पेन में रिलीफ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पेन को रिलीफ करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे थोड़े लूक वाटर, थोड़ा कुनकुने पानी में पियो, गुनगुनी जिसे कहते हैं, पानी में पियो। उससे कई बार देखा गया पेशेंट को फ़ौरन आराम मिल गया है। और अगर कभी किसी पेशेंट में ये पॉजिटिव वर्क करता है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जो फ्रिक्वेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन्स को है वो फ्री कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पेन फ़ौरन आराम आ जाती है। कभी कभी ये मुझे नेगेटिव बनाना होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हम दे रहे हैं मेडिसिन, काम करना है मुझे नेगेटिव का, न्यूक्लियस को मेंटेन करना है, तो यहाँ पे हम हीट के ज़रिए मेंटेन कर। अगर इसी को अगर लेने से बढ़ रही है पेन, प्रॉपर वर्क नहीं करी, इसी को चिल्ड वाटर में, फ्रीज के पानी में 2.5 ml देते हैं। ये हम तो आपको एक्सप्लेन करें, लेकिन ये पेशेंट का, हमारे पेशेंट का जो है, शायद आपने फेसबुक पे वीडियो देखा होगा, पेशेंट ने खुद अपने एक्सपीरियंस बताया कि जब हम कोल्ड वाटर में लेते हैं तो हमें फ़ौरन रिलीफ मिल जाती है, 5 सेकंड टू 5 मिनट। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को मेडिसिन के अंदर रिजल्ट आने में 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्लिनिकल आप ट्रायल करें, अगर कोई पेशेंट आता है कॉम्प्लिकेशन लेकर, आपका जैसे कि कार्डियक BP हाई है, तो आप मेडिसिन देके उसे 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर नॉर्मल कंडीशन में आपको लाना है, और वो ला सकते हैं। हमने लिया है पेशेंट को, और ये पेशेंट भी हमारा जो किडनी स्टोन का था वो भी एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि उसके बच्चे को इंसेफ्लाइटिस एपिलेप्सी था, और 3 मंथ के अंदर क्योर हुआ ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, रिपोर्ट के साथ वो क्योर हुआ। हमने फेसबुक पे भी डाला था। तो इस तरीके से उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस फेसबुक पे शेयर किए थे कि हमने जो है जब गर्म पानी में लिया, हॉट वाटर में लिया, तो उसका रिज़ल्ट कभी अगर नहीं मिला तो फ़ौरन मिल गया, अगर ऐसे भी नहीं मिला
तो हमें से कोल्ड वाटर मिल गया तो उसका रिजल्ट ऐसे यूँ मिल गया बहुत तेज़। तो यहाँ पे हमारा जो है 3 फेसेस में ट्रीटमेंट है, नॉर्मल, कोल्ड एंड कोल्ड और हीट, हॉट। अच्छा, ये भी आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिस करते हैं, सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, आपको मेडिसिन का कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता। हमारी मेडिसिन ज्योग्राफिकल कंडीशन पे काम करती है, हमारी मेडिसिन क्लाइमेट बेस्ड है, क्लाइमेट पे काम करती है, हमारी मेडिसिन इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। ये कैसे, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते रहे आपको। होता ये है कि जैसे कि आपका विंटर सीज़न आया, ठंडक शुरू हुई, आपकी मेडिसिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगती है, उसको स्ट्रॉन्ग डोज चाहिए पेशेंट को। ऐसी कंडीशन में आरई का यूज़ बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में या तो आप जो पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं वो लूकवार्म वाटर में दें, या पेशेंट को मेडिसिन का डोज डबल कर दें। डबल करने जैसा नहीं है तो आप 2.5 ml जो TDS आप दे रहे हैं या 5 ml TDS दे रहे हैं वो QDS कर दें, 4 टाइम कर दें या 5 टाइम कर दें। तो इस तरीके से उसको मेडिसिन के डोज को बढ़ाना पड़ता है ठंडक में। लेकिन यही चीज़ जब समर चलता है, जब गर्मी शुरू होती है, तो उसी वक्त तो उस मेडिसिन के डोज को घटाना भी पड़ता है। कई बार आपके 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन जो है एग्रेवेशन पैदा करने लगती है D5 में। तो ऐसी कंडीशन में बस अभी जो हमने किडनी में फार्मूला बताया कि 5 ml मेडिसिन जो हमारा मिक्सचर है वो 1 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करेंगे। हम मिक्स करके दिन भर में कई बार उसी को पीने के लिए कहेंगे। बल्कि किडनी वाले पेशेंट को हम कहते हैं तुम पानी पियो नहीं, और जो वाटर तुमने बना रखा है, बोतल में पैक कर रखा है, उसी को पियो, बार बार पियो। और एक चीज़ आप जान लें कि HCC6A1RE आप ब्रेक करने के लिए स्टोन को दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर C6A1 और C6H6C6A1 और WE पेन को रिलीफ करने के लिए दे रहे हैं। दोनों जाकर किडनी पे वर्क कर रही हैं, दोनों जाके, और एक को वाटर में देंगे, एक को TDS देंगे या QDS देंगे। ये आप जब D5 में देंगे आधे घंटे का फ़र्क करके देंगे। पानी जो आप वाटर बेस दे रहे हैं वो तो आप पानी के जैसे दे रहे हैं, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसके साथ कंबाइंड होकर डबल डोज नहीं होगा, जैसे कि आपके सहन में होगा डबल डोज होता। तो इस कदर आप इसको देंगे। और इसमें सबसे पहले आप जब भी आपने देखा होगा पेशेंट को S1 और S10 ज़रूर दिया करें बिफोर मील्स। S1 बिफोर मिल्स, S10 आफ्टर मिल्स। S1 बिफोर मिल्स में फ़ायदा आपको क्या होगा ट्रीटमेंट के दौरान, अंडर ट्रीटमेंट्स, कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और जिन चीज़ों से उसे तकलीफ होती उससे एनोरेक्सिया हो जाता है, उससे उसका तबीयत नहीं करती खाने पीने। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे S1 हर उस चीज़ से रोक देती है पेशेंट को जिससे उसको तकलीफ होने वाली है। S1 हर उस चीज़ को ख्वाहिश बढ़ा देती है जिससे उससे फ़ायदा होने वाला है। अब जैसे कि अगर पानी, अक्सर किडनी स्टोन कब होता है, जब डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो, लंबा सफ़र किया हो, यूरिन को बहुत देर तक रोका गया हो, ऐसी कंडीशन में कैलकुलेशन होता है, किडनी स्टोन होता है। किडनी स्टोन के लिए क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, सभी कहते हैं पानी पियो निकल जाएगी। तो आप जब S1 शुरू करते हैं किसी भी पेशेंट में, नॉर्मल पेशेंट में, वो उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर वाटर, वो पानी पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है। क्योंकि हमारे पेशेंट में एक्सपीरियंस देखा है, बहुत से पेशेंट आके कहते हैं सर जब से आपकी मेडिसिन शुरू किया तब से तो हम जब पानी पी पी के थक जाते हैं, लेकिन प्यास नहीं जा रही। तो प्यास नहीं जा रही क्योंकि बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बॉडी डिहाइड्रेशन में है। अच्छा, जब कंसनट्रेट ब्लड किडनी के अंदर जाएगा फिल्टर होने के लिए, उसके अंदर वाटर की प्रॉपर्टी कम होगी, तो जो ब्लड की प्रॉपर्टी है वहाँ स्टिक होगी किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर, जो उनके जो फिल्टर्स हैं, जो यूनिट है उसके अंदर जमा होगी। तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीलेट जमा होता है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरे, आपने कहीं ट्रेन का सफ़र किया, आपने पानी कम पिया, यूरिन तो बन रहा है, लेकिन आपने यूरिन को पास नहीं किया, पूरा ब्लॉक किया हुआ है, ब्लडर से लेकर यूरेटर तक, पूरा ऊपर तक। अब इसे ऊपर से ब्लडर तो मिल नहीं रही है
जगह तो मिल नहीं रही है कि वो यूरिन को पास करके यहाँ पे नीचे ला के रखे, आप यूरिन को तो कंट्रोल करके रखे हुए। तो ऐसी कंडीशन में पूरे ट्रक के अंदर कहीं भी स्टोन हो सकती है। एक पेशेंट हमारा यहाँ था सूरत के अंदर, बॉम्बे का सफ़र किया, हमने कहा ये तुम्हारे स्टोन कैसे हुई, कब हुआ, कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई। तो उसने कहा सर हम यहाँ से बॉम्बे गए और इतनी भीड़ थी, रश थी कि हमने यूरिन पास नहीं किया, यूरिन बहुत तेज़ लगी हुई थी, और पानी भी नहीं पिया क्योंकि डर के मारे, और पानी भी नहीं मिला मुझे। और उसके बाद जब हम स्टेशन पे उतरे तो मुझे पेन शुरू हो गई, और पेन शुरू होने के बाद जब हमने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो उसने दवा दी तो आराम मिल गया। लेकिन बाद में जब हम आकर अपने शहर में सोनोग्राफी कराया, यूएसजी कराया, तो उसमें स्टोन आया। तो ये आप स्टडीज़ में पाएंगे, बुक के अंदर भी मिलेगा कि आप जब पेशाब को रोकेंगे और पानी को कम पिएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ेगा, और वो जहाँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी किडनी के अंदर जमा हो जाए, वो आपके जॉइंट्स में के अंदर भी कहीं जमा हो सकता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में जमा हो सकता है। तो इस तरीके से आप, अगर हमने एक नेट पर सर्च किया और बहुत दिनों से क्वेश्चन हो, आप नेट पर डाल के देखें कि कैंसर सेल्स को हमें कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, तो उसमें जवाब भी यही मिला, मोर देन वाटर टेक। दूसरा हमने क्वेश्चन डाला कि डायबिटीज़ को कैसे मैनेज किया जाए विदाउट नेचर वे, उसमें भी जवाब में यही मिला कि मोर देन टेक वाटर, मतलब बहुत सा पानी आप पियो। फिर उसके बाद हमने थायराइड करें कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन डाला, तो उसमें भी यही आया कि मोर देन टेक वाटर। तो मतलब ये है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई कहीं चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं तो समझ लिए कि हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर स्टिक बढ़ रहा है। स्टिक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जो फूड्स ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके अंदर स्टिक वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और एज के हिसाब से वो काम करती है। जैसे ओल्ड 40 के बाद जाके कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पे वाटर लेवल कम है तो उन्हें तेज़ी के साथ कार्डियक प्रॉब्लम आएगी। अगर वाटर लेवल कम है तो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वो अपना काम कम करेगी, केयर कम करेगी, पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, पैंक्रियाज फेल होगा। पैंक्रियाज क्यों फेल होगा? क्योंकि उसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वाटर की कमी है, उसके सब सेक्शन ब्लॉक हो रहे हैं, इसलिए यूजलेस हो रहा। जब यूजलेस हो रहा है तो वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा पूरा बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वाटर को बॉडी के अंदर मेंटेन रखेंगे तो हम हमेशा डिजीज से बचे रहेंगे। तो ये कहना है कि हमारा बॉडी के अंदर S1 देने से लेवल वाटर का मेंटेन रखती है। हो गया। S10 आफ्टर मील्स, अब हम फूड जो लेते हैं उसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम S10 आफ्टर मील्स लेते हैं तो जो खाने के अंदर जो एंजाइम्स का सिक्रेशन होना चाहिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना चाहिए सिक्रेशन, जो बाइल्स का सिक्रेशन हो चाहिए, S10 वहाँ पे प्रॉपर करवाता है, पूरे इस इंटेस्टाइन के फंक्शन को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील्स, ये रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है, इंटेस्टाइन के रिसेप्टर्स रिसीव करना चाहिए, S10 जाके इंटेस्टाइन को मेंटेन करता है, ये लीवर फंक्शन को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से हमारा S1 बिफोर किडनी स्टोन के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील्स और S6 तो हमें किडनी की दे रहे हैं। और ये जो है पूरे बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम मेंटेन करती है, लोकल पार्ट में नहीं। आपका अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, कोई प्लैक जमा है, S6A1 आर ई दे के उससे प्लैक को निकाल मूव कर सकते हैं। कहीं पे आपका थ्रोम्बोसिस है, S6A1 और आर ई दे सकते हैं। थ्रोम्बोसिस में C5 भी दे सकते हैं, अगर टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं तो पेनफुल की जगह पे C5 का इस्तेमाल। तो ये रहा हमारे इस तरीके से हमारे सेल्स पे वर्क। तो यहाँ पे एक्रेटिक सेल्स है, सेल्स इंक्लूड प्रोटोजोआ, फंगी। ये एक्रेटिक सेल्स जो है इंक्लूड होते हैं प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। these organisms are grouped into the biological domain eukaryotic. So next, what are difference between prokaryotic and eukaryotic cells? Prokaryotic are organisms
that consist of single prokaryotic cells. Eukaryotic cells are found in plants, animals, fungi, and protists. The range from 10 to 100 micron in diameter, and their DNA is contained with a membrane bound nucleus. Eukaryotic are organism contains eukaryotic cells. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इस तरीके से ये होते हैं। ये करते क्या है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। व्हाट आर द 4 एग्जांपल्स ऑफ eukaryotic cells? Examples of eukaryotic cells animals such as cats and dogs have eukaryotic cells. एनिमल्स के अंदर डॉग और कैट्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स सच एज एप्पल ट्री हैव eukaryotic cells. इसमें eukaryotic cells पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, खास करके एप्पल्स ट्री के अंदर। फिर फंगी सच एज मशरूम हैव eukaryotic cells. अब जब हम इस चीज़ को लेते हैं, जैसे प्लांट्स में एप्पल को खाते हैं, तो ये सेल्स जो क्रिएट कर रहे हैं एप्पल फ्रूट्स को, वो अपने तरीके से वो रिसेप्टर्स बनाते हैं, उसके अंदर से ये विटामिन को कलेक्ट करते हैं और फिर हम वो खाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में पूरी। फंगी मशरूम न्यूट्रिशन के लिए बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ये eukaryotic सेल्स यहाँ पर उसको मेंटेन करते हैं। ओके, सेल्स protists such as amoeba and parameciums have eukaryotic cells. Insect have eukaryotic cells. Prokaryotic cells are cell that do not have a true nucleus. इसका कोई सही न्यूक्लियस नहीं होता। Are membrane bound organisms. Organisms within the domain bacteria or aeri are have prokaryotic cells. जितने भी बैक्टीरिया होते हैं prokaryotic cells यूज करते हैं। वाइल अदर फॉर्म ऑफ लाइफ और eukaryotic सेल। अब ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, S1 जब देते हैं तो इन सेल्स को पहचानती है। S1 बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एक मैसेज फॉर्म करती है जो नर्वस सिस्टम के तहत होती है। ये S1 वहाँ पे उसे रिसेप्टर्स के लिए एक मैसेज पास करती है, ये हमारे लिए यूज़फुल है या नॉन यूज़फुल है। नॉन यूज़फुल है तो इन सेल्स को बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे ख़त्म कर देता है। ओके, व्हाट आर 4 एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक्स Escherichia coli बैक्टीरियम ई कोली, स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोसिस सॉलिस बैक्टीरिया है। अब स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया, अब हम ट्रीटमेंट जो देते हैं S1 बिफोर में इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरियम है या स्ट्रेप्टोमाइसिस सॉली बैक्टीरिया और क्या है, तो इन्हें वो डिस्ट्रॉय करती है, उनके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बंद करा देती है और बॉडी से वॉश आउट कर देती है। तो इम्यून सिस्टम इसे डिस्ट्रॉय कर देता है स्ट्रॉन्ग बन के। What is a cell? A cell is defined as the fundamental structural and functional unit of life. सेल किसी भी चीज़ को लाइफ में आने के लिए सेल का होना ज़रूरी है। जैसे कि एक सेल स्पर्म भी है, एक सेल ओवम भी है। फीमेल सेल ओवम है, मेल सेल स्पर्म है, लेकिन लाइफ को क्रिएट होने के लिए स्पर्म और ओवम का मिलना ज़रूरी होता है। फिर जब ये वोमम और स्पर्म दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज होते हैं, फिर ये सेल्स में कन्वर्ट होते हैं 4 सेल्स। अब वो अलग एक गायनिकोलॉजिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जब डिस्कस करेंगे। ये जो रेगुलर क्लासेस वाले हैं उनको तो रूटीन में ये चीज़ आती रहेगी, लेकिन ये जब कभी यहाँ पे प्रोग्राम तैयार होगा तो उन्हें मिलेगा। तो ये किस तरीके से क्रिएट होता है फंक्शन, किस तरीके से कंसेप्ट किया जाता है, कंसेप्शन प्रेगनेंसी डेवलप होती है, तो वो वहाँ पे पूरा एनिमेटेड चीज़ है, वो देखी जा सकती है वहाँ पे। तो ये सेल्स एक पूरी लाइफ को फेटस के अंदर डेवलप करती है। फिर उसमें हाथ पैर का बनना, जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होना, तो सेल ही जो ब्लड, एक बार तो स्पर्म वम को जाके फर्टिलाइज कर दिया, उसका सेल्स का डेवलपमेंट हो गया। अब जितना भी जो फीमेल है, माँ है, वो जो भी चीज़ खाती है
वो ब्लड के थ्रू, आर्टरी के थ्रू बच्चे के सेल्स को फॉर्म करता है, सेल्स को फॉर्म करता है, डेवलप करता है, उसकी आर्टरी बनती है, वेंस बनती है, और उसका मेटाबॉलिक सिस्टम भी मेंटेन होता है, उसका भी न्यूट्रिशन माँ के थ्रू जाता है उसकी बॉडी को, और उसकी माँ की आर्टरी बच्चे के प्लेसेंटा की आर्टरी के साथ जुड़ी होती है, जो अम्बलाइकल कार्ड के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, नाभि जिसे कहते हैं, कार्ड कहते हैं, कार्ड से जुड़े होते हैं। इसमें आर्टरीज भी होती है, वेंस भी होती है, पूरे बॉडी का सिस्टम एक जो माँ के साथ जुड़ा होता है। बच्चे को पेट के अंदर कुछ खाना पीना नहीं पड़ता है, उसको नेचर खुद ब खुद जैसी फंक्शन बॉडी है वो माँ देती है, फूड्स वगैरह सप्लीमेंट जो भी देती है, बच्चे तक पूरा बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम काम करके ले जाता है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करके उसको बाहर कर देता है, आर्टरी भी काम करती है, वेंस भी काम करती है, नर्वस सिस्टम भी काम करता है। माँ का ही नर्वस सिस्टम उसके अंदर डेवलप होता है, उसके सारे सिस्टम, सारे सेल्स के फंक्शंस को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए सेल का होना ज़रूरी है। अब चाहे आप एक मिट्टी की कोई चीज़ बनाना हो तो तमाम से सेल मिल करके एक थोड़ा सा एक मड बनाएंगे, उस मड से आप कोई मूर्ति या कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सेल, चाहे वो मिट्टी का सेल हो या किसी आयरन सेल हो, किसी कॉपर सेल हो, चाहे वो गोल्ड सेल हो, ये सेल क्रिएट करता है आपके जो चीज़ आप देख रहे होती है। सेल का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चैप्टर्स चेंज करते हैं, फिर आगे हम इस पे आते हैं। यहाँ पे लाइफ साइंस से आपको प्रोटीन के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आप जैसा इनको सुने और इनसे देखें कि हमारे ईएस सिस्टम, उसके बाद हम इस पर भी एक्सप्लेन करेंगे ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे मेंटेन करते हैं ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। आ जाओ। Hello, good evening all of you. I am from Life Science और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की बायोकेमिस्ट्री के बारे में। Now we are going to study about the carbohydrate biochemistry. Biochemistry is a science which deals with the molecule, especially the macromolecule or the micromolecule, or we could is also say it as a biologics, which deal with the biological component of the cell to provide the necessary supply and the energy for the body. बायोकेमिस्ट्री में हम लोग मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि हम इन लोगों का फंक्शन बॉडी के अंदर क्या है उसको समझ सकें। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कहा जाता है सिंपल शुगर। Carbohydrates are also known as the simple sugar. The sugar are mainly of three types. One, it could be carbohydrate. Carbohydrate को शक्कर कहा जाता है और शक्कर को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है सुक्रोज। तो शक्कर तीन तरीके की होती हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड होती है, डाइसेक्राइड होती है, ट्राइसेक्राइड भी होती है, लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शन केस होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चार तरीके की शक्कर, जैसे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। जैसे कि हमें, एज वी ऑल नो दैट शुगर प्रोवाइड द कैलोरी एंड एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट। शक्कर का इस्तेमाल ब्रेड के अंदर भी होता है जो उसको बड़ी बनाता है, बड़े शेप में, पाव बनाने के काम में भी आता है, नान बनाने के भी काम में शक्कर का इस्तेमाल होता है, अल्कोहल बनाने के काम आता है, और एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट इन जैम्स एंड कैरेट में भी इनका, और जेलीज और ये सब चीज़ों को बनाने में भी, जैम को बनाने में भी ये एक बहुत अच्छा एजेंट्स की तरह काम करता है। शुगर्स आर नेचुरली फाउंड इन फ्रूट्स। शुगर कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं। फिर मिल्क में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, ग्रेन के अंदर पाया जाता है। जैसे कि रोटी को अगर हम थोड़ी देर और चबाएंगे तो थोड़ा मीठा टेस्ट आने लगता है, क्योंकि हमारी जो बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है
स्लाइवरी ग्लैंड होती है, और स्लाइवरी ग्लैंड से अमाइलेज जाता है, वो जो उसका शुगर का फर्दर ब्रेक डाउन करता है। तो अभी हमने पता किया शक्कर 4 तरीके की होती है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंदर केवल एक सिंपल यूनिट होता है, जैसे कि ग्लूकोज का, जैसे कि फ्रक्टोज का एक सिंपल यूनिट। डाइसेक्राइड के अंदर 2 यूनिट मिलके बनते हैं, जैसे कि बात किया जाए लैक्टोज के बारे में, लैक्टोज 2 चीजों को मिला के बनता है। अब हम ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कैलोरी। सबसे ज्यादा किसी बैक्टीरिया को, इंसान को या किसी चीज को भी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा सुक्रोज चाहिए रहता है, क्योंकि सुक्रोज से ही ज्यादातर एनर्जी पाता है इंसान। सुक्रोज हमारे दिमाग को ताकत देता है ताकि हमारा दिमाग चल सके, और ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें दिमाग को भी ताकत देता है ताकि हमारा दिमाग चल सके। ग्लूकोज क्यों ताकत देता है और कोई दूसरी क्यों नहीं, शुगर क्यों ताकत नहीं देती? क्योंकि ग्लूकोज एक सबसे छोटा सा मोनोसेक्राइड है, और ये इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारे दिमाग में होता है ना, ये आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। वेरस फ्रुक्टोज कुछ इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, तो ज़्यादातर ग्लूकोज ही एक सिंपल और पोर्टेबल तरीके की शुगर की तरह फंक्शन एक्ट करता है। हनी, फ्रूट्स एंड रूट वेजिटेबल्स, जैसे कि हनी के अंदर, फ्रूट्स के अंदर अब होता है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज होता है हनी के अंदर, शहद के अंदर फ्रुक्टोज, फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज, रूट वेजिटेबल्स के अंदर फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज मिल्क शुगर। जैसे कुछ लोगों को कहा जाता है कि कुछ लोगों का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, लेकिन उन लोगों को कुछ मीठा खाना होता है, तो वो या फ्रुक्टोज लेते हैं, हनी लेते हैं अपनी चीज़ों में, जिस वजह से उनको मीठा तो मिलता है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिल्क शुगर, फ्रुक्टोज दूध के अंदर भी अगर कोई मिठास होती है, उसी की ओरिजिनल, दूध की ओरिजिनल मिठास, उसके अंदर शक्कर नहीं डालो, ओरिजिनल मिठास जो होती है दूध के अंदर, फ्रूट के अंदर, मिल्क, फ्रूट्स एंड हनी के अंदर, दैट इज द स्वीटनिंग एजेंट। फ्रुक्टोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीटनिंग ऑफ मिल्क, फ्रूट्स एंड हनी। लैक्टोज इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ मैमल्स, काउ एंड ब्रेस्ट मिल्क ऑफ द मदर। कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, चाहे वो गाय हो, इंसान हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर लैक्टोज होता है। सुक्रोज फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखिए मैंने बताया आपको कि फ्रुक्टोज पर मिलता है, लेकिन सुक्रोज भी मिलता है फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। जैसे कि वेजिटेबल सुक्रोज किसमें मिलता है? केन शुगर के अंदर। हमारी शक्कर तो तकरीबन केन शुगर से मिलती है। शुगर गन्ने के खेत से ही हम लोग शक्कर तकरीबन पाते हैं ना, शक्कर, गुड़, जैगेरी and sugar we mainly try to obtain it from the sugar cane, and sugar beet is also responsible for getting sucrose. Maltose is found in molasses used in ferment of beer industry में maltose का इस्तेमाल होता है। माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड होता है, मतलब 2 शुगर के यूनिट, ग्लूकोज सिंगल यूनिट, फ्रुक्टोज सिंगल यूनिट, लैक्टोज डबल यूनिट, सुक्रोज भी एक तरीके के मोर देन 1 सिंपलर फॉर्म से बनता है। माल्टोज भी मोर देन 1 सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर के कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनता है। अब हम लोग, ये सिंपल थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड के बारे में अभी तक हमने उन्हें पढ़ा, 1 यूनिट या 2 यूनिट। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 से ज्यादा यूनिट, जैसे कि ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? जैसे कि ग्लूको ओलिगोसेक्राइड्स। ग्लूको ओलिगोसेक्राइड हमें सोयाबीन से मिलता है। पॉली ओलिगोसेक्राइड ज्यादातर सभी फूड में होता है। पॉली ओलिगोसेक्राइड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर मिलता है। स्टार्च, आपने स्टार्च देखा होगा, आलू को काटते हैं तो आलू में तो तकरीबन स्टार्च ही स्टार्च होता है भरा पड़ा हुआ। तो हमारी बॉडी आलू खाती है, चावल खाती है, चावल में भी स्टार्च होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, पहले हम लोग मुंह से खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, हमारे स्लेवरी ग्लैंड से अमाइलेज निकलता है और भी तरीके के एंजाइम निकलते हैं जो इनके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ते हैं, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ के हम उनको सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करते हैं, मतलब उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और वो हमारी बॉडी बाद में उसको एब्जॉर्ब करके अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेती है। देखिए जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है तो हमारी बॉडी पेनक्रियास को ये
मतलब ये आदेश देती है, ये कंपेल करती है पैनक्रियाज को बाय सिक्रेटिंग द GLP-1 हार्मोन कि दैट इट इज द टाइम टू सिक्रेट amylase and it is the time to secrete the इंसुलिन बिकॉज इंसुलिन हमारी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो चुका है, अब ये ग्लूकोज बॉडी के नॉर्मल लेवल से बढ़ गया। अब कृपया करके कृपया करके सेल इसको लेने लगे ताकि सेल के मेटाबॉलिज्म में ये ग्लूकोज काम आ जाए, ताकि हम वापस अगला ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में डाल सकें। द थिंग इज देयर दैट that when we take the carbohydrate or the starch, then the enzyme which is present in our saliva and also the enzyme which is secreted by the pancreas, both are of amylase. Amylase play the very important role in the digestion and the breakdown of the starch of the carbohydrate. So when the starch and carbohydrate get break down into the more simpler form, so that our body could easily be assimilated, could easily be absorbed it from the digestive tract, and then the normal glucose level inside the blood will get increased, and that led to the signaling to the pancreas by the secretion of the GLP-1 hormone. GLP-1 hormone will compel the pancreas to secrete insulin hormone so that this cell could easily be metabolize that sugar. All this thing is the pathway, and as I want to tell you that slowly absorbance is take place of simple sugar in small intestine. Most of the sugar get mostly absorbed in the large intestine, and the rest of the rubbish stuff get released from the body in the form of the bulk in stool form. देखिए, ज़्यादातर जो डाइजेशन होता है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबायोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो ज़्यादातर उनको एब्जॉर्ब करने में काम करता है। सॉरी अगर कोई कंफ्यूजन हो गया हो मुझसे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट पे मेनली प्रोसेस बिगन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर माइक्रोबियल बायोटा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाता है, और रेक्टम के बाद चीज़ें बाहर एज अ स्टूल फॉर्म में निकल आती है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आज का मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब मेन टॉपिक समरी टाइप का समझने वाले हैं। जैसे कि एंजाइम मेनली रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड द सेम वे इंक्रीज्ड वेट, ग्लूकोज खाने से, शक्कर खाने से, कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारा इंक्रीज वेट बढ़ जाता है, और हमारा कॉन्स्टिपेशन डिक्रीज हो जाता है। हम लोगों को वेट बढ़ जाता है क्योंकि कैलोरी ज़्यादा होती है, और कॉन्स्टिपेशन कम होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इंटेक करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। बीटा ग्लूकॉन सबसे अच्छा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बीटा ग्लूकैन। जैसे कि कहा जाता है कि आप जब भी कभी सुपरमार्केट जाएं, कभी मॉल जाएं, तो वहाँ पे ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दें। कल जैसे हमने देखा ट्रांस तरीके का फैट नहीं होना चाहिए, सिस फैट होना चाहिए। फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट कम से कम होना चाहिए। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट में आज हम लोग देख रहे हैं बीटा ग्लूकैन होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि बीटा ग्लूकैन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम बताने वाले हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बॉन्ड, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड होते हैं दो मोनोमर ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर के बीच के अंदर। जैसे कि बॉन्ड बनता है जैसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब ये एक तरीके का नॉमेनक्लेचर होता है। अगर हम इनको समझेंगे तो हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। जैसे कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ के 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं,
ये मतलब एकदम स्ट्रेट बॉन्ड, अल्फा बॉन्ड मतलब एकदम स्ट्रेट, लकड़ी की तरह एकदम स्ट्रेट, एकदम हमारे फिंगर की तरह एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट फिंगर करेंगे तो वैसे एकदम स्ट्रेट। और अल्फा 1,6 ये होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में, ये भी एकदम स्ट्रेट बन रहा है। लेकिन बीटा 1,4 जो बॉन्ड होता है ना, ये थोड़ा टेढ़ा बनता है, टेढ़ा बनता है। तो ये जो टेढ़ा बनता है, एकदम सीधा बनता है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जो ज़्यादातर सीधे होते हैं उनको आसानी से सॉलिडिफाई किया जा सकता है, आसानी से वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जो ज़रा से टेढ़े में होते हैं ना, जैसे बीटा ग्लूकैन मैं बता रहा हूँ, तो ये ज़रा लिक्विड फॉर्म में ये शुगर होगा। अगर आप इसकी मेन बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल में जाके देखेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये बीटा है। बीटे का मतलब टेढ़ा है। जो सीधी चीज होती है उसको नॉमेनक्लेचर में अल्फा नाम दिया गया, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6। लेकिन बीटा वाली चीजों को टेढ़ा दिया, टेढ़ी होती। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिड बॉन्ड होता है बीटा ग्लूकैन में। बस यही है। और हमें अपना मेंटेन रखना चाहिए, जैसे कि आज कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। हमें ज़्यादातर फाइबर्स खाना चाहिए। फाइबर मतलब जैसे सलाद में जैसे डायरेक्ट फाइबर्स खाते हैं हम लोग सेल्यूलोज फॉर्म में, सीधे डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जो कि ज़्यादा अच्छा होता है। बल्कि बिना ऐड शुगर को अपने खाने में कम से कम ऐड करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ शुगर in our food, then it will be hazardous for us. There is a very good process which is occurring in our body, is known as the glycogenesis process. In that process, the glucose get converted into the glycogen, and glycogen get transformed into the glucose according to the need of the body when there is the scarcity of the glucose in the bloodstream, so that the cell could easily be utilized that glucose in the case of emergency. Now the thing I am going to tell you about that, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि फाइबर लेना चाहिए, कम शुगर ऐड करना चाहिए। जैसे कि ग्लाइकोजन फॉर्म में हमारी ग्लाइकोजन फॉर्म में हमारी ग्लूकोज स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस से हमारा शुगर स्टोर हो जाता है, मतलब मतलब रिजर्व फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी को जब कभी ज़रूरत पड़े तो स्टार्व ना करें, वो उन ग्लूकोज को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की फुलफिलमेंट फिल कर सकें। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो सिक्रेट करता है पैनक्रियाज से। और इंसुलिन सिर्फ इसमें काम नहीं करता है, बल्कि प्रोटीन और फैट सिंथेसिस में भी इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। वो फैट और प्रोटीन सिंथेसिस में भी अपना बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द फैट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बॉडी ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है हमारी बॉडी में, जैसे ही कोई शुगर मॉलिक्यूल जाता है ताकि उससे एनर्जी पा सके। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है जिसके अंदर 2 एटीपी मिलती है हमें टोटल। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल जाते हैं जहाँ पे पूरी एक सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है। उसके बारे में आज हमें डिस्कस नहीं करना है, बाद में अगर होगा तो हम उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस ना मेटाबॉलिज्म के हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब हम किसी बड़ी सी चीज को छोटे में तोड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हमें किसी चीज का पुतला बनाना होगा घर में, तो हम पहाड़ से एक चट्टान लाएंगे अच्छे से, फिर उसको खोद खोद के उसे पुतला बनाएंगे, तो चट्टान बड़ी सी होगी, फिर उसमें से छोटे छोटे ढेर सारे पुतले बना सकेंगे। उसी तरीके से हम जो खाना खाते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा चीज होती है। उसको हमारी बॉडी अपनी नेसेसिटी के हिसाब से तोड़ती है, और उसको जिस तरह हम लोग पुतला बना रहे हैं एक चट्टान से लेकर के छोटे छोटे मूर्तियां बना रहे हैं, तो उस तरीके से हमारी बॉडी भी अपने काम के हिसाब से बड़े फूड को तोड़ के छोटे छोटे काम करती है, और उसी को तोड़ के बाद में एनर्जी भी पाती है, जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, हमारा हार्ट चलता है, हमारा दिमाग चलता है, हमारे हाथ पैर चल सकते हैं। ये सब एनर्जी, यही 3 प्रोसेस जैसे ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे अच्छा मोनोसैकेराइड होता है। हमें दिन भर में 45 से लेकर के 65% तक कैलोरी अपनी डाइट से मिल जाना चाहिए। अब होता है कि हम लोग मोनोसैकेराइड, वी शुड हैव टू टेक मोर amount of monosaccharides, and it should be in the proportion of 45 to 65%
as a total calorie of our normal diet in the form of carbohydrate. The carbohydrate level of intake depend upon the person age, sex, weight, height, एक्टिविटी लेवल एंड डाइट. ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो आदमी ले रहा है, खा रहा है, वो उसका एज क्या है, उसकी सेक्स क्या है, उसका हाइट वेट क्या है, उसकी एक्टिविटी लेवल, वो आलसी रहता है, दिन भर कम काम करता है, एसी में बैठ के सिर्फ ऑफिस कवर करता है, या दौड़ता भागता है किसान की तरह या फौजियों की तरह काम करता है. ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से खाना खा रहा है. और ये भी मैटर करता है कि उसकी क्या हैसियत है, वो किस हिसाब से किस लेवल का खाना खाता है, हाई ग्रेड का खाता है, लो ग्रेड का खाता है. ये सब बहुत मैटर करता है. इस हिसाब से डाइटिशियन अब पूरा डाइट प्लान बनाता है. और अगर आपको कुछ भी और रिलेटेड इससे चीज़ें देखनी हो तो एनसीबीआई की आप वेबसाइट पे देख लीजिए. उस पर लाइफ साइंस के आपको तमाम चीज़ें बहुत डिटेल रिसर्च तरीके से मिल जाएंगे. गुड बाय. अच्छा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए. हेलो हेलो, does anyone has doubt related to this? Hello हेलो. सो तो नहीं गया. हेलो हेलो हेलो. ये हेलो। अभी अभी आपने देखा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करता है, और हमारे शुगर लेवल भी इसी तरीके से हमारी बॉडी को, अगर ये सिस्टम होमोस्टेसिस मैकेनिज्म अगर फेल हो जाता है तो हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है. तो हम इसको मेंटेन करने के लिए इस सारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हम जो फार्मूला एडॉप्ट करते हैं वो ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में S1F1C + C17 A1 और RE देते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलाइज है वो डाइजेशन शुरू हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी में टूटना होता है वो टूटना शुरू हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन में हमारी शुगर जो होती है नेचुरली तौर पे क्योर होती है, जबकि एलोपैथ के अंदर जो है गोलियां देके सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, क्योर नहीं किया जाता है. ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसे क्योर किया जाता है, लेकिन जितनी अर्ली पेशेंट आता है उतना ज़्यादा जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है और कम मेडिसिन कोर्स देना पड़ता है. अगर पेशेंट बहुत क्रोनिक है तो लंबा कोर्स देना पड़ता है. लेकिन कई बार हमने देखा है अपने डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट क्या करता है, रेगुलर कहता तो है हम परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन परहेज़ नहीं करता है. उसके साथ साथ शुगर के अवॉइड करना है, और जो ट्रीटमेंट्स वो पहले से ले रहा है उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है. कंटिन्यू रखने के बाद जैसे कि वो उसके शुगर लेवल पर मंथ चेक करते रहना है. अगर शुगर लेवल चेक करते हैं और उसमें कमी आती जाती है तो पहली जब अपनी मेडिसिन शुरू करते हैं हम, तो वो शुगर की गोलियां धीमे धीमे कम करते जाते हैं. पीसेज हैं, जैसे कि एक गोली ले रहा है उसके 4 टुकड़े करते हैं, 4 टुकड़े में से एक टुकड़े को रख देते हैं, 3 टुकड़े को इस्तेमाल करते हैं. इस तरीके से हम फिर धीमे धीमे लास्ट में पूरी गोलियां बंद कर देते हैं. गोलियां बंद हो जाती हैं, सॉरी. फिर उसके बाद क्या होता है कि हम मेडिसिन को कंटिन्यू रखते हैं. फिर एक वक्त ऐसा होता है कि जब टोटल शुगर नॉर्मल हो जाती है, फिर उसको शुगर वाली चीज़ें खिला करके चेक भी करते हैं और टेस्ट भी कराते हैं कि शुगर लेवल तो मेंटेन है. अगर शुगर लेवल मेंटेन है और कोई उसमें एबनॉर्मलिटीज़ नहीं दिखती है तो हम अपना मेडिसिन बंद कर देते हैं. तो इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ हम ट्रीटमेंट देते हैं. एक हो गया S1F1C17 जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अकॉर्डिंग जो है ये वर्क करता है, और इसका रिजल्ट वहाँ पे उससे रिलीज़ होकर के हमारी बॉडी के शुगर लेवल को, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करके हमारी बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन करता है. पेंक्रियास के इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर करता है. इसमें किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो ऐसे किडनी को सेव करने के लिए और किडनी को प्रॉपर फिल्टर करने के लिए, और यहाँ पे जो शुगर है उससे जो आए हुए जो सेल्स के अंदर, जो नेफ्रॉन्स के अंदर जो डैमेज है उससे क्योर करने के लिए S6 + C6 + A3 और W. और शुगर को से नुकसान के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं. एस्टेन, जैसे कि अभी आपने सुना कि प्रॉपर डाइजेशन जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लीवर उसका जो फ्रुक्टोज में चेंज करता है, तो इस तरीके से एस्टेन हम देते हैं. एस्टेन जो है लीवर पे काम करता है, इंटेस्टाइन पे काम करता है. ये होता है आफ्टर मील्स. अब जब S1 वाली जो मेडिसिन होती है हम बिफोर मील्स लेते हैं, तो इसलिए फर्स्ट फार्मूले में S1F1C17 A1 RE आता है. तो इसे हम बिफोर मील्स कर देंगे, खाना खाने से कम आधे घंटे पहले ले लेंगे. और अगर नहीं ऐसा मैनेज कर सकते हैं तो खाना खाने जा रहे हैं तो पहले मेडिसिन पी लें, और उसके बाद फिर हम एस्टन ले लें. एस्टन लेने के बाद आधे घंटे के बाद S6 C6 A3 ले लें. ये हमारा प्रोसेस है. इस तरीके से हम ट्रीट करते रहते हैं.
तो ये थोड़ा सा और है जो सेल्स पे है, उसके बाद हम प्रोग्राम्स को ख़त्म करेंगे। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल प्रोवाइड द नेसेसरी स्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। The genetic information necessary from reproductions is present with the nucleus. Structurally, the cells has the cell organelles which are the suspended. जब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स होता है, जैसे कि एक नई जनरेशन बॉडी के अंदर डेवलप होती है, जैसे कहते हैं प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर पहले नंबर पे ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एक 4 सेल्स में डिवाइड होता है और फिर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे द सेल्स हैज द सेल ऑर्गेनेल्स विच आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्मा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुलफिलिंग द सेल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी सेल्स इसमें ज़्यादा रोल अदा करता है बॉडी के लिए। तो वो खुद के अंदर जो है न्यूट्रिशंस और सप्लीमेंट्स के ज़रिए जो है जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और बायोलिटिकल एनर्जी के जरिए पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशंस होता है जो न्यूरॉन्स के जरिए होता है, और हमारी बॉडी फिर फुल एक्टिव दिखती है। तो ये चीज़ टोटल सेल से जुड़ी है। सेल से न्यूरॉन सेल्स से भी ये कन्वर्ट होती है इंट्रासेलुलर एनर्जी। ये थोड़ा सा लास्ट में हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। लाइसोसोम डाइजेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन्स पार्टिकल्स इन द सेल्स। जो मेटाबॉलिक्स होता है, लाइसोसोम जो डाइजेस्ट करता है मेटाबॉलिक्स वेस्ट को, जो फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आए हुए होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस सेलेक्टिव और molecules and process them eventually directing them to their appropriate locations। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेडिसिन जो हमारी है इसलिए हमने थोड़ा सा इसको लिया है। What are the different types of cells? The 4 main types of cells। अब epithelium cells, the cell are tightly attached to an other, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो मेडिसिन जो सेल्स को कंस्ट्रक्ट करती है, सेल्स को मेंटेन करती है, उसके अंदर S1, C1, A3 और WA आ जाती है। नर्व सेल्स के लिए दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन। बॉडी के अंदर कम्युनिकेशंस की कमी होती है, तभी जाकर के हमारा जो है बॉडी का सिस्टम वीक पड़ता है, प्रॉपर वर्क नहीं, लेवल बढ़ता है, कहीं लेवल घटता है। जैसे कि शुगर का लेवल बढ़ता है या तो घट जाता है कम्युनिकेशन अगर गैप हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन गैप को मेंटेन करने के लिए S1, C17, A1, L1, F1, RE। यहाँ पे ये टोटल जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बॉडी को कम्युनिकेट करती है पूरे सिस्टम में। तो इसलिए यहाँ पे हमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को, ब्रेन को जहन में रखते हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जहन में रखते हुए इस चीज़ को हमने दिया। क्यों नहीं केयर करती हाइपोथैलेमस ग्लैंड? क्योंकि उसे मिलने वाला न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला। आपको अगर खाना नहीं मिलेगा तो आप लूज़ हो जाएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे और आप स्लिप मोड में या बेहोशी की कंडीशन में चले जाएंगे। तो हमारी बॉडी के आर्गन्स जो होते हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तो उस न्यूट्रिशन के लिए मुझे यहाँ पे A1 ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होगी तो भी ये काम होगा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कमी होगी तो भी यही काम होगा। इसमें ऑटो इम्यून कंट्रोल भी अगर इसके अंदर कमी होगी तो भी ये भी काम, ये S1 ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। L1 जो है लिम्फेटिक जो चैनल्स है, लिम्फेटिक जो सिस्टम्स हमारा बॉडी के, लिम्फ के अंदर तमाम से सेल्स पाए जाते हैं, तमाम से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाई जाती हैं जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं और ऑर्गन्स को सप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे वो F1 नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है, न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे सेंसरी नर्व्स के अंदर, मोटोवेटिक नर्व्स के अंदर, ये फंक्शन को मेंटेन करते हैं। RE अगर पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर डेवलप कर रहे हैं तो RE देंगे। अगर पॉजिटिव ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो रही है बॉडी तो WE देंगे, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में हमें मेंटेन करना, जैसे हमने पहले बताया। मसल्स, दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द
कंट्रैक्शंस, ये कंट्रैक्शंस का काम करता है। अब अक्सर आपने देखा होगा डिजीज़ के अंदर होता है कि कंस्ट्रक्ट नहीं होता है या फिर जॉइंट्स में पेन होती है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं S5C5F1A3 प्लस RE। अगर पेन लाइटर डोज में देंगे, हाँ कहीं पे अगर बैंड होगी ये चीज़, लॉक हो गई है, तो RE देंगे। ये मोटरवेटिव नर्व्स को एक्सक्लेरेट करता है, क्रेनियल नर्व पे वर्क करता है। जी सेलुलर डैमेज को मेंटेन करता है, तभी पेन होगी जब सेलुलर डैमेज होगा, कंजेशन ऑफ फ्लूइड्स होगा, ब्रेक डाउन होगा सर्कुलेशन का, इन्फ्लामेशन होगा। वाई कंस्ट्रक्शंस ज़्यादा रिलैक्सेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे रिलैक्सेशन को मेंटेन करने के लिए वाई का यूज़ करेंगे। अगर बॉडी ज़्यादा मसल्स वाइब्रेट कर रही है तो वाई का यूज़ करेंगे उस जगह पे। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो काम करते हैं सेल पे, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, कैंसर ग्रुप की कोई सारी मेडिसिन आ जाएगी। मेडिसिन इसमें S5 है, C1 है, C2, C3, C4, C5, C6, C13, C15, C17, A1, A2, A3, F1, P1, P2, P3, P4, WE, RE, Y, GB। ये रहा हमारा आज का सेल्स पे किस तरीके से हमारी ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्क करती है यहाँ पे। और आगे है, अब यहाँ से ब्लू स्क्रीन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। हम आते हैं थोड़ा सा एक हमारा न्यूरॉन सिस्टम कैसे बॉडी का काम करता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, बस उसके बाद से प्रोग्राम्स को ख़त्म करते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो Your brain needs a lot of energy to function, a lot, despite the fact that the average adult brain is only about 2% of your total body mass. It uses a full 20% of the energy you spend while at rest. To keep all your brain functions going, neurons, the cells that make up your brain, have to constantly be at the ready, and that is no easy task. Your brain has about 86 billion neurons that are interconnected at 100 trillion to quadrillion synapses. When you're thinking, your neurons are shooting messages back and forth across your brain. The cells are firing. And because someone could jump out and scare you at any time, they have to be ready to fire at a moment's notice. One study found that the firing of neurons uses about 2/3 of all your brain's energy. यहाँ पे न्यूरॉन्स को मेंटेन करने के लिए हम S1, F1, C1 और RE को मूवमेंट करने के लिए फास्ट एनर्जी अगर मुझे चाहिए और बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना है और हमें बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं, तो मुझे S1, F1, C1, RE देना होगा। और सॉरी यहाँ पे A1 को भी देना होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, S1 ये सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है प्रॉपर वे में सारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भेज देगा और वहाँ से उनका न्यूट्रिशंस मिलना शुरू होगा। F1 यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करेगा और नर्वस सिस्टम को एक्सेलरेट करेगा। C1 न्यूरॉन सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर कोई कमी हो रही है तो उसे रिकवर करेगा। A1 ऑक्सीजन डिफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की कमी है, वो मेंटेन करेगी। RE और ये किसी भी चीज़ के एब्सेंस होने पे RE उसे रीजनरेट करेगा, और अगर वो जनरेट नहीं हो रही है चीज़, तो अगर कभी एनर्जेटिक आप वीकनेस महसूस हो रही है तो S1, F1, C1 प्लस A1 RE यूज़ करें। Now, scientists have found out how brain cells recharge and fire. They found out where that energy is going. It turns out they operate much the same way your muscle cells do when you're exercising. Both neurons and muscles need glucose, the simple form of sugar, to function. In order to get more glucose, they activate a protein called GLUT4, which lives inside our cells. As you start thinking really hard, extra GLUT4 moves to the surface of the cell membranes. As I understand it, the GLUT4 is sort of like the neuron is sticking a little fishing net out into the bloodstream to grab glucose. Once the nets are out there, they just keep grabbing more fuel, allowing our brain cells to burn the midnight oil. Once it grabs onto the glucose, it can use that to send messages and keep you thinking. There's a common misconception, though, that your neurons are firing electricity from one cell to the next, and that's a bit misleading. It's not like electricity in your home. Instead, your brain's electrical signals come from charged molecules called ions.
The charge propagates down the length of a nerve cell membrane, kind of like इलेक्ट्रिसिटी की डिफिशेंसी जब क्रिएट होती है तो हम उस पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी की जो डिफिशेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए आर ई का यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है तो डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। doing the wave at a hockey game. When it reaches the end of the cell, the electrical signal is converted into a chemical signal. The chemicals are collectively called neurotransmitters, which allow the cells to talk to each other. The neurotransmitters are stored in little containers across the neuron called vesicles. Neurons can have hundreds to hundreds of thousands of vesicles, all making sure the messages it wants to send can get out safely. Okay, so now यहाँ पे जो A1 का यूज़ करने का जो मकसद है हमारा और जो सिस्टम है यहाँ पे A1 आर्टीरियल मेडिसिन है। ये आरटी आगे जाके कैपिलरीज से कनेक्ट होती है, कैपिलरीज जाके वेसल से कनेक्ट होती हैं। तो इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बॉडी जमा होता है और जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है सेल्स के इंटरनल पोजीशन तक इसी थ्रू से पहुंचते हैं। you have that. This is the cool part. Once a neuron is ready to talk to its neighbor, it's ready to fire, it releases an ion via these chemicals and throws it into the synaptic gap, the space between neurons. And then, bam! The ion is grabbed by the next neuron in the chain and the game of brain telephone continues. All of this activity is powered by a molecule called adenosine triphosphate, or ATP, which is generated by the mitochondria, the powerhouse of the cell. And what does mitochondria burn? Glucose, baby. So, GLUT4 grabs some glucose, pulls it into the cell, gives it to the mitochondria, which converts it to ATP so that we can send charged ions through neurotransmitting chemicals all the way to the next cell. And this happens again and again and again. It's happening in your brain right now while you're watching this. Or if that's too confusing, just remember our brain basically runs on sugar, just like muscles. Also, like muscles, if you're low on sugar, it makes it hard for your brain to work. It seems like the optimal amount of sugar for your brain is about 25 grams of glucose floating in your bloodstream. For scale, that's about as much as you'd find in a banana. So if you're ever in a fog, take a break, have a bite, and let your thinking need to cover. So more glucose doesn't mean more better. But what about electricity? Would giving my brain a little jolt kick things into overdrive? Julia tackles that super insane idea here. Have you ever noticed your brain runs differently when you haven't eaten? I've definitely noticed this. Let us know in the comments. Make sure you subscribe for more, and thanks for watching. थैंक यू। सो ये अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो देख लेते हैं। और ये हुआ आज का सेशन कंप्लीट। एक मिनट यहाँ पे हम एनी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर सकते हैं किसी टाइप के मेडिसिन से रिलेटेड।